एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो मैं हूं आपकी शगुन दीदी और यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि हमने केमिकल रिएक्टिविटीज डिस्कस करनी है, जो एनामलस बिहेवियर लिथियम दिखा रहा था वो वाली केमिकल रिएक्शंस देखनी है, एनामलस बिहेवियर आपका जो बेरिलियम दिखा रहा था वो वाली केमिकल रिएक्शंस भी देखनी है, डायगोनल रिलेशनशिप्स में आपके लिथियम के साथ जो आपका मैग्नीशियम जो था आपका डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा था वो वाली केमिकल रिएक्शंस देखनी है। तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है पार्ट 2 में। तो थोड़ा सा शायद ये लेक्चर बढ़ा जाएगा, बट डोंट वरी, हमें चैप्टर यहाँ पे खत्म कर देंगे और आपका बहुत अच्छे से चैप्टर की रिविजन हो जाएगी। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, मतलब पार्ट नंबर 2 रहेगा ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप जानते हो मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स देती हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करवा दो, तो इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर करने वाले। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर जो है ये चल रहा था और यहाँ पे आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले एक बार देख लेते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस कॉमन होती है, वो हमें देखनी है। साथ के साथ बेरिलियम जो है आपके एल्यूमिनियम के साथ केमिकल रिएक्शंस दिखाता है, उन डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस कॉमन होगी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, वो से हमें पढ़ना है। साथ के साथ एनामलस बिहेवियर था लिथियम और बेरिलियम की, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिथियम ही सिर्फ दिखाता है और बाकी एलिमेंट्स नहीं दिखाते, वो भी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपके ग्रुप 2 में बेरिलियम दिखाते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाते, वो भी हमें यहाँ पे देखना है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो हम कंपेयर करके चलेंगे, मतलब आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद नाइट्रोजन्स, आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करके चलेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम कंपेयर करके यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सोडियम के, उसे हमें डिस्कस करना है और वो सारी चीजें डिस्कस करते ही आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर एस ब्लॉक एलिमेंट का। तो मैंने आपको क्विक रिकैप देती हूँ। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 1 देख रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें बताई गई है। तो पीरियोडिक ट्रेंड हमने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के डिस्कस करे। डायगोनल रिलेशनशिप की मैंने इंट्रोडक्शन दे दी थी, एनामलस बिहेवियर की भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी थी। अगर हम बात करें एनामलस बिहेवियर की, तो हमने देखा था कि लिथियम का साइज छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई पोलराइजेशन एबिलिटी है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इन्हीं 4 रीजंस की वजह से लिथियम जो है कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम की भी स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से, मोर पोलराइजेशन पावर होने की वजह से बेरिलियम भी कुछ अलग केमिकल रिएक्शंस, अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसी को हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर। हट के जो बिहेवियर दिखा रहे हैं लिथियम और बेरिलियम, उसे ही हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर। तो आज की क्लास में ये तो एनामलस बिहेवियर कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक डायगोनल रिलेशनशिप वाला टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था डायगोनल रिलेशनशिप में क्या था, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, वो आपके थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ग्रुप 1 का जो है वो आपके सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड से कुछ कॉमन रिएक्शंस दिखा रहा है, क्योंकि सिमिलर साइज की वजह से कुछ कॉमन रिएक्शंस देखने को मिल रही है। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ। तो कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस कॉमन है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्कली मेटल्स जो आपके हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ कॉमन केमिकल रिएक्टिविटीज हैं, कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, उनको हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं थर्ड पोर्शन में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सोडियम के, उसे भी हमें डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? और इसी तरीके से हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, ओके। तो पहला टॉपिक आपका आज की क्लास का ये है कि एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, लिथियम अलग बिहेवियर क्यों दिखा रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो उसका स्मॉल साइज है, इसी की वजह से वो अलग बिहेवियर दिखा रहा है। हाई पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर में मैंने आपको फजान शूल बताया था कि जिस
आपका जो लिथियम है वो एक मेटल केटायन की तरह बिहेव करता है और आपका जो एनायन है वो नेगेटिव होता है, तो एनायनिक क्लाउड्स को खींच लेता है। जितने छोटे साइज का केटायन होगा एनायनिक क्लाउड्स को खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है। तो लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जनरली आपके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, कोवलेंट करेक्टर वाले कंपाउंड्स बनाता है। तो वो हाई पोलराइजेशन की वजह से अलग बिहेवियर दिखाता है। साथ के साथ इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है लिथियम का। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की वजह से अलग बिहेवियर दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग बनाता है, जितना छोटा साइज बेटर बॉन्डिंग और उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपका मेटालिक बॉन्डिंग वहां पे बनेगी। और लिथियम क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में आपको पता है 2d ऑर्बिटल्स जो है वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो इसके पास d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले एलिमेंट्स के बाद d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये चारों पांचों रीजंस की वजह से लिथियम अलग बिहेवियर दिखा रहा है। नाउ द पॉइंट इज कौन कौन सी ऐसी अलग केमिकल रिएक्शंस आपका लिथियम दिखा रहा है उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज बहुत आराम से आप पीपीटी को ले सकते हैं, आपको नोट्स यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो पॉइंट टू पॉइंट और इन चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला एस ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि बहुत सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ती है। कौन पेरोक्साइड बना रहे, कौन सुपर ऑक्साइड बना रहे, कौन आपका नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे, कौन नाइट्राइड्स बना रहा है, कौन किस तरीके से केमिकली रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें हमें थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड लगता है आपका इस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोशिश यही करी गई है कि ज्यादा बर्डन आपको ना लगे। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहली केमिकल रिएक्शन या पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो लिथियम अलग दिखाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है। लिथियम जो है एक हार्ड मेटल है। बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, बाकी जितने में आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन लिथियम आपका हार्ड मेटल है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज कंपैरेटिवली हाई। इसके पीछे का अगर आप रीजन पूछोगे तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, छोटे साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग आपके लिथियम में एग्जिस्ट करती है ना। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग आपके लिथियम में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सेकेंड रीजन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड इज लिथियम जो है मोनोक्साइड फॉर्म करता है। बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स है या तो वो सुपर ऑक्साइड या फिर परऑक्साइड फॉर्म करेंगे। अभी सुपर ऑक्साइड जब परऑक्साइड होते क्या, ध्यान से देखेंगे, अगर O2- है तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। सो सिर्फ लिथियम ही अपने ग्रुप में, सिर्फ ग्रुप 1 में लिथियम ही आपका नॉर्मल क्या फॉर्म करने वाला है, ऑक्साइड फॉर्म करने वाला है। ऐसे ही O2- अगर होगा, O2 अगर होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं, है ना, परऑक्साइड बोलते हैं। और अगर O2 मॉलिक्यूल है और फिर एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है तो इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। बाकी जितने भी मेटल्स हैं आपके ग्रुप 1 के वो या तो परऑक्साइड फॉर्म करेंगे या फिर सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। लेकिन लिथियम इकलौता मेटल है आपके ग्रुप 1 का जो सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म करता है। और किस तरीके से फॉर्म करोगे, ध्यान से देखो। लिथियम आपके ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं, मैंने पहले डिस्कस करा है पहले वाले लेक्चर में कि वो क्या होता है, यूनिपॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, यूनिपॉजिटिव, मतलब उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड के ऊपर 2- का चार्ज है। क्लास 10th में कंपाउंड्स बनाना हम सीखते हैं। तो लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है तो लिथियम के आगे नीचे लिख दो 1, ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिख दो मॉड्यूलस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Li2O ये क्या है, लिथियम मोनोऑक्साइड है, लिथियम मोनोऑक्साइड है ना। ये क्या है, लिथियम मोनोऑक्साइड आप इसे बोल सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप सोडियम की देखते हैं तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है। किस तरीके से बनाएगा, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, अगेन ग्रुप 1 का मेटल है, ठीक है। और परऑक्साइड मतलब O2 आपको लिखना होता है। अब कैसे बनाओगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो सोडियम के नीचे +1 चार्ज है तो 1 लिखिए और O2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए। Na2O2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Na2O2 1 को जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना है तो आप Na2O2 क्या लिखोगे, ये आपका सोडियम परऑक्साइड है, ये आपका क्या है, सोडियम परऑक्साइड है। क्लियर हुआ।
तो ये सारी चीज है। सिर्फ लिथियम ही अपने ग्रुप में क्या दिखाता है, ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो वो आप याद रख लेना, O2 माइनस, अगर एक ऑक्सीजन एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो O2 माइनस आपका मोनोऑक्साइड होगा। अगर O2 मॉलिक्यूल है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो परऑक्साइड होगा, O2 2 माइनस मतलब परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड मतलब O2 मॉलिक्यूल है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो O2 माइनस सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की तरफ चले तो आपका जब लिथियम बर्न करता है एयर में, तो एयर में ऑब्वियसली ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो एयर या फिर नाइट्रोजन में जब आप लिथियम को बर्न करते हो तो लिथियम इकलौता एलिमेंट है अपने ग्रुप 1 में जो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। और क्यों फॉर्म करता है नाइट्राइड का फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी हाई लैटिस एनर्जी होती है। लिथियम नाइट्राइड जब भी बनते हैं काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो लिथियम नाइट्राइड की हाई लैटिस एनर्जी की वजह से लिथियम जो है लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। लिथियम को अगर आप नाइट्रोजन में डालोगे तो लिथियम नाइट्राइड आपका ये बनेगा। नाउ नाइट्राइड इज N3 माइनस, ध्यान से देखो, नाइट्राइड क्या है आपका N3 माइनस है, ठीक है। और लिथियम क्या था, लिथियम पॉजिटिव। फॉर्मूला कैसे बना होगा, लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाना है, N3 माइनस, O2 माइनस ऑक्साइड होता है तो N3 माइनस क्या होगा, नाइट्राइड होगा। फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है तो यहाँ पे 1, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है तो यहाँ पे 3, तो Li3N1 इज द कंपाउंड। Li3N1 इज द कंपाउंड। अब N1 दिखाओ या मत दिखाओ बात एक ही है, Li3N इज द कंपाउंड। तो लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो Li3N मिलता है और इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे Li3 है, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, नाइट्रोजन को 2 बनाएंगे और टोटल अब 6 हो गए तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और क्यों बनाता है लिथियम नाइट्राइड, क्योंकि उसकी आपकी लैटिस एनर्जी हाई होती है, ये आपको याद रखना है। वेराज अगर दूसरे अल्कली मेटल्स की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके नाइट्राइड्स नहीं बनाते क्योंकि लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। जैसे जैसे साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज करता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है सोडियम टू सीजियम, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये हाई लैटिस एनर्जी की वजह से आपका लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। बाकी कोई भी आपका एलिमेंट जो ग्रुप 1 का है वो नाइट्राइड फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है, ये हम ऑक्सो एसिड्स में भी अभी करेंगे। जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है। नीचे नीचे आते होगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें आपके हाइड्रोक्साइड्स की, लिथियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आप लिख सकते हो। O2 माइनस क्या था, ऑक्साइड था, ये आप लिख लेना, फॉर्मूले आप अपने आप बना लेंगे। ये हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। N3 माइनस हमने नहीं पढ़ा कि ये क्या था, नाइट्राइड था, ये क्या था, नाइट्राइड था। क्लियर हुआ। जब हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स की तो मेटल आपके अल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और OH माइनस में होता है। फॉर्मूला बनाओगे तो MOH बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेटल आपके ग्रुप 1 मेटल्स होंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ROH और सीजियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका हाइड्रोक्साइड है सीजियम वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर हुआ। और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। इसके पीछे का रीजन बताओ क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लिथियम का साइज छोटा होता है, हाइड्रोक्साइड भी छोटू सा ही होता है, ठीक है। इस तरीके से ये OH ले लो। अब सीजियम का साइज बड़ा होता है और हाइड्रोक्साइड तो आपका छोटू सा है इस तरीके से। तो यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग, क्योंकि सीजियम और आपके ऑक्सीजन के साइज में डिफरेंस है तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग हुई है। अगर पुअर ओवरलैपिंग हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, सीजियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा। सीजियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होने वाला है। तो इस केस में सीजियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है तो इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो वो टूट जाएगा। और टूटेगा किस तरीके से, सीजियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा, क्योंकि सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है। सीजियम नीचे आते आते साइज बड़ा हो जाता है, हमने पढ़ा है, और हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज छोटा होता है। तो सीजियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में, जो सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है, पुअर ओवरलैपिंग है, पुअर बॉन्ड है। पानी में डालोगे ऐसे ही आयनाइज कर जाएगा सीजियम पॉजिटिव और OH माइनस में। और जो OH माइनस ज्यादा रिलीज कर देता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जो H पॉजिटिव लूज करता है वो एसिड, जो OH माइनस रिलीज करता है उसे हम बेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड में लिथियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सीजियम एंड हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड।
क्योंकि लिथियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं या सिमिलर साइज के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है। अगर एक छोटा है और एक बड़ा है तो पुअर ओवरलैपिंग होती है। सेम पीरियड के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाके OH- इतने अच्छे से रिलीज नहीं करता है, तो आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक वीक बेस हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और ये वाला कंसेप्ट जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है हम बहुत जगह यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 6 पॉइंट करते हैं। जो लिथियम है हाइड्राइड्स बनाता है और इसके हाइड्राइड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो लिथियम हाइड्राइड्स इज मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। दिस इज योर 6 पॉइंट। अगेन लिथियम और हाइड्राइड छोटा है, इनके बीच में अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये बनाएगा, है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, अब लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस है, सॉरी वीकर बेस है, पानी में जाके आपका OH- रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। बट आप जब इसकी हीटिंग करते हो तो वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है किसमें, आपके लिथियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड आप कौन सा बनाओगे, अगेन मोनोक्साइड ही आप बनाओगे क्योंकि लिथियम मोनोक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो लिथियम पॉजिटिव और O2-, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2-, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, लिथियम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 Li2O इज द फॉर्मूला। तो लिथियम मोनोक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड ही डिकम्पोज करता है। जब आप उसको हीट करोगे तो वो लिथियम ऑक्साइड्स में आपका बन जाता है और अदर एल्कली मेटल्स जो है उनके हाइड्रोक्साइड इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होते। ये 7 पॉइंट है। 8 पॉइंट क्या है, लिथियम कार्बोनेट्स की जब आप हीटिंग करते हो तो यहाँ पे Li2CO3 इज द कंपाउंड फॉर्मूला एंड ये डिकम्पोज करता है किसमें, लिथियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका डिकम्पोज करता है। लिथियम कार्बोनेट्स की बात करें तो CO3 2- होता है और लिथियम पॉजिटिव मतलब ये +1 होता है। तो लिथियम के यहाँ पे 1 और CO3 2- मतलब ये 2, Li2CO3 आपका कंपाउंड बन जाएगा। Li2CO3 को जब आप हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं तो लिथियम मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड जो है ऐसे रिलीज नहीं करते। बात करते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट्स। लिथियम बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3-, बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3-, ये आप लिखते जाइए। बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, HCO3- होते हैं। तो लिथियम बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो बनते भी नहीं है एंड इट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन व्हाइल अल्कली मेटल्स, जो दूसरे अल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स बना लेते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो लिथियम बाइकार्बोनेट्स अनस्टेबल है। अगेन द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर साइज, द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर साइज। अब बाइकार्बोनेट बड़ा है, बड़े को स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा केटायन चाहिए, तो सीजियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारे बड़े का आपके बड़े केटायंस है। अब लिथियम का साइज छोटू सा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट एक अच्छा ओवरलैपिंग नहीं करता, तो सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लिथियम बाइकार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10th पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म योर लिथियम इथाइनाइड। आपको पता है जो इथाइन हमारे पास होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, इथाइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो किसी भी एसिड में अगर आप मेटल डालते हैं तो आपको पता है यहाँ पे सॉल्ट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है ना, H2 गैस रिलीज होती है। लिथियम भी एक मेटल है बट लिथियम इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपका सॉल्ट नहीं बनाएगा। वेराज जो दूसरे आपके कंपाउंड्स हैं, जो आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, वो रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम आपके Hc∼ के साथ रिएक्ट करता है, ये H+ जो है आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। H2 यहाँ से निकल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और Na जो है Na+, और इस तरीके से आपका सॉल्ट बना देते हैं। अगर आप ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा जानना चाहते हो कि किस तरीके से होती है तो ध्यान से देखो। इसके पीछे का रीजन आप हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी भी दे सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 रिलीज होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम की वजह से आपका ये लिथियम रिएक्शन नहीं दिखाता। ये रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है और सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में क्या करता है, Na+ में कन्वर्ट होना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। अब इथाइन है तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, Hc∼CH, H+ रिलीज कर देता है, तो यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज और ये H+ उसने रिलीज कर दिया। ऐसे अगर इसने
ये वाला H पॉजिटिव भी रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और 2H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। 2 सोडियम लूंगी तो 2 Na पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2H बनाएंगे, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 न्यूट्रल H बनाएंगे जिसको हम H2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Na पॉजिटिव इन दोनों नेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से कंपाउंड बना देगा। अब अल्टीमेटली क्या करें, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी, तो आप लिख सकते हो वहां पे ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, आपका लिथियम जो है इथाइन के साथ रिएक्ट करके ये वाली केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के ये वाली केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हेन लिथियम इज हीटेड विद कार्बन इट फॉर्म्स डाइलिथियम एसिटाइलाइड। ठीक है, तो लिथियम जो है आपके कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड जरूर बना देगा, लेकिन दूसरे मेटल्स इसके साथ आपके कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये वाले कंपाउंड्स नहीं बनाते। क्लियर हुआ? फटाफट से इसको नोट करिए, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाती है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद 11th पॉइंट इज कि आपका जो लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज करता है। देखो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम नाइट्रेट है, वो डिकम्पोज किस में करेगा, अपने स्टेबल लिथियम ऑक्साइड में ही डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो जैसे लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऐसे लिथियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज करेगा तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 बनेगा। वेराज जितने भी आपके दूसरे मेटल नाइट्रेट्स होते हैं, जितने भी दूसरे मेटल नाइट्रेट्स होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपके मेटल नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और O2 रिलीज होता है। यहाँ पे ऑक्साइड और NO2 निकल रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आपका 11th पॉइंट है। इसके बाद हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, ऑक्सिलेट्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ लिथियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। बाकी जितने भी दूसरे कंपाउंड्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिथियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब पार्शियल सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। बाकी जितने भी आपके दूसरे मेटल के कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, फॉस्फेट्स वगैरह जो हैं वो स्पेरिंगली, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे, बट लिथियम के स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स और रह गए हैं तो फटाफट से इस पोर्शन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में जितना करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं 13th पॉइंट का। अब लिथियम जो है उसका छोटा साइज है ना, तो पोलराइजेशन ज्यादा दिखाता है। हमने देखा था हाई पोलराइजेशन पावर है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाते हैं, अपने कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाते हैं। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, नॉन पोलैरिटी है, नॉन पोलैरिटी है तो वो आपके नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। तो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल्स, एसीटोन, पिरिटीन, ठीक है, एंड अदर अल्कली मेटल्स जो है अल्कोहल्स वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, क्योंकि लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, कम पोलर होते हैं, कम पोलर मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व होते हैं। 14th पॉइंट इज लिथियम जो है डीलिक्विसेंट होता है। डीलिक्विसेंट मतलब आपके एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिथियम की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी, जिसकी वजह से लिथियम के जो कंपाउंड्स या लिथियम हैलाइड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके डीलिक्विसेंट होते हैं और वो क्रिस्टलाइज करते हैं एज हाइड्रेट्स। ठीक है, तो LiCl 2 टाइम्स ऑफ वाटर बना लेता है, वेयर अदर अल्कली मेटल्स जो है वो हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करते। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, दूसरे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद लिथियम आयन बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज इज वेरी स्ट्रांगली हाइड्रेटेड इन द aqueous सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। आपके एटमॉस्फेयर से तो वो लेके आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते ही रहते हैं, बट आपके aqueous मीडियम में भी वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो इजीली हाइड्रेट हो जाते हैं। दूसरे अल्कली मेटल्स जो है वो अच्छे से हाइड्रेट नहीं होते। ठीक है, ओके, तो लिथियम आयन भी ना हाइड्रेटेड साइज का होता है, जिसकी वजह से द लार्जर एंड हेंस द मोबिलिटी इज लोएस्ट। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि हमने देखा ना लिथियम पॉजिटिव ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखा रहा था, ठीक है, एज कंपेयर टू योर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन वी हैव सीजियम। तो आपसे अगर कोई पूछे कि गैसियस स्टेट में अगर आपके आयंस ये प्रेजेंट है तो मोबिलिटी ऑर्डर, स्पीड का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम एज दिस ऑर्डर, सेम एज दिस। ठीक है, मोबिलिटी मतलब भागना, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, मोबिलिटी की बात आ जाती है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, मोबिलिटी उसके एक्वा स्टेट में, अगर इनको एक्वा स्टेट में डाल दे
पानी में डाल दे तो एक्वस स्टेट में मोबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप जानते हो लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा है, लेक्चर नंबर 1 में करवाया था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ज्यादा सराउंड करके अब लिथियम का हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाता है। सीजियम की हाइड्रेशन कम है, ठीक है, लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा है। अब लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा है तो इसका साइज बड़ा हो गया। जब इसका साइज बड़ा हो गया तो कम मोबिलिटी होगी। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मोबिलिटी। जितना बड़ा साइज, जितना मोटा आपका बच्चा, एक बच्चा है बहुत मोटा है, एक बच्चा है जो बहुत पतला है, ठीक है, बट जो मोटा है वो धीरे भाग पाएगा, आप यही बोलोगे, है ना। तो जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही छोटा आपकी, उतनी ही कम मोबिलिटी होगी, ठीक है। तो जब आपके गैसियस स्टेट में आयंस बने हैं, बन सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मोबिलिटी लिथियम की ज्यादा लिखोगे। बट एक्वस स्टेट में अगर आपकी मोबिलिटी पूछी गई है तो हाइड्रेटेड साइज लिथियम का एक्वस स्टेट में ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी कम होगी, ठीक है, उसकी मोबिलिटी कम होगी एक्वस स्टेट में। क्लियर हो गया। तो ये साइज की बात है, हाइड्रेटेड साइज बड़ा है तो मोबिलिटी लिथियम की एक्वस स्टेट में लीस्ट होने वाली है। क्लियर हुआ, लीस्ट मोबिलिटी होने वाली है। इसके बाद लिथियम सल्फेट इज ओनली अल्कली मेटल सल्फेट्स व्हिच डू नॉट फॉर्म एलम, ठीक है, वो पोटेशियम सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करके एलम फॉर्म नहीं करता। बाकी जितने भी सल्फेट्स है वो एलम फॉर्म कर लेते हैं। एलम क्या होता है, फिटकरी होती है, जो आप आफ्टर शेव लगाते हो, अगर कट वगैरह लग जाता है तो क्लॉट बनाने के लिए फिटकरी हम यूज करते हैं, ठीक है, वाइट वाइट सा स्टोन सा टाइप होता है। इसके बाद लिथियम एंड हीटेड विद NH फॉर्म्स लिथियम इमाइड। सिर्फ लिथियम ही आपके NH के साथ हीट करने से लिथियम इमाइड में आता है, वाइल ऑल द एल्कली मेटल्स जो है आपके अमाइड्स में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे फटाफट से लिख लीजिए, हमने कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ लिए, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद CO3 हमने पढ़ा था, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स। वैसे आपने ये 10th में करा हुआ है ना। अगर HCO3- है तो इसे हम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। NH2- अभी है तो जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं NH के साथ हीट करने से अमाइड बनाते हैं, और अगर NH- है तो इसे हम इमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेना अपने साथ साथ। चलिए आगे, चलिए तो आगे चलते हैं। हमारी एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम खत्म हो गई है। अभी हमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के बारे में पढ़ना है, फिर डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। इसको फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। ओके चले आगे यहाँ पे, चलिए सो यहाँ पे अब पढ़ने वाले एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ठीक है। आपको पता है बेरिलियम भी 3-4 रीजंस की वजह से, एक तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है उसका, ठीक है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये भी अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। अभी कौन कौन सी अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज दैट डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर, नंबर 1 प्रॉपर्टी, जैसे लिथियम हार्ड था ऐसे ही बेरिलियम भी हार्ड होता है, बाकी दूसरे एलिमेंट्स सॉफ्ट होते हैं आपके ग्रुप 2 के। बेरिलियम के पास भी हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे लिथियम के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट था, बेरिलियम के पास भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एंड अदर दैन दी अदर मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप। इसके बाद बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर, वाइल दूसरे मेटल्स जो है आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। जो आपका बेरिलियम है वो पानी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, आपके ऑक्साइड कभी भी नहीं बनाएगा। लेकिन जो दूसरे मेटल्स होते हैं बेरिलियम को छोड़ के, जो ग्रुप 2 के दूसरे मेटल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम जो होते हैं वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। अगेन अब आप देख सकते हो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। हम जानते हैं ग्रुप 2 में जो मेटल्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में होते हैं और ऑक्साइड जो है 2- ऑक्सीडेशन स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे M के नीचे 2 और O के नीचे भी 2 लिखोगे और फॉर्मूला बन जाएगा M2O2, M2O2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, MO ही लिख सकते हो। तो मेटल ऑक्साइड्स मतलब MgO टाइप्स की मेटल ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। इसके बाद 4th प्रॉपर्टीज, बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड अगेन ड्यू टू हाई पोलराइजेशन चार्ज, स्मॉल साइज हाई पोलराइजेशन, वो कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाएगा। बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम दे आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, वो जल्दी से हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। 5th पॉइंट इज बेरिलियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है।
आपके एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है एनीथिंग दैट रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, एज वेल एज बेस। वो खुद एसिड या फिर बेस की तरह काम कर सकता है। इफ एनीथिंग इज एसिडिक इन नेचर, तो वो आपके बेस के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। इफ एनीथिंग इज बेसिक इन नेचर, तो वो आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन को दिखा सकता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड मतलब आपका जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एक एसिडिक एम्फोटेरिक है, तो वो HCl के साथ रिएक्शन दिखाएगा, तो वो क्या दिखाएगा? अपना बेसिक करेक्टर दिखाएगा। अगर वो NaOH के साथ रिएक्शन दिखा रहा है तो अपना क्या दिखा रहा है? वो एसिडिक करेक्टर दिखा रहा है। तो बेरिलियम ऑक्साइड को जब आप HCl में डालते हो तो BeCl2 और प्लस वाटर आपका बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे आपको पता है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है अभी, HCl क्या एसिड, और एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली बेरिलियम ऑक्साइड को NaOH में डालोगे तो ये बेस है, बेस को अगर आप इसमें बेरिलियम ऑक्साइड में डालोगे तो अभी ये एसिड की तरह बिहेव करे, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपको सोडियम बेरिलेट मिल जाता है जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरिलियम क्लोराइड मिल जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट। अगेन बेरिलियम के जो कार्बाइड्स होंगे वो भी कोवेलेंट होते हैं, और दूसरे के कंपाउंड्स, दूसरे एलिमेंट्स के जो कार्बाइड्स होंगे वो आयनिक होंगे। बेरिलियम कार्बाइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस योर मीथेन गैस, whereas दूसरे जो कार्बाइड्स होते हैं वो आपके एसिटाइलिन गैस देते हैं। ये आपकी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। सिर्फ बेरिलियम के ही कार्बाइड्स क्या होते हैं? C2-, ठीक है, C2- होते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। सिर्फ बेरिलियम कार्बाइड्स ही मीथेन गैस को रिलीज करेंगे। वेराज जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको जब आप पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन या फिर इथाइन गैस रिलीज करेंगे। यहाँ पे अगर मैग्नीशियम कार्बाइड भी होता, दिस इज BeC, हाँ, कार्बाइड जो है आपका, आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ना C2 आना चाहिए था। बेरिलियम कार्बाइड्स क्या होते हैं? C2-2- होते हैं। अब सही है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। 8 पॉइंट, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोर देन 4, ठीक है। एंड जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आपके 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर यूज कर जाते हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p0 है ना। इसके पास डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए और 2p में चला जाए तो ज्यादा से ज्यादा बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बना सकता है, या फिर अगर 1s का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाए, इस तरीके से वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करके क्या बना सकता है? आपके पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम। तो 4 से ज्यादा तो वो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है ना। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें चला गया तो 2 बॉन्ड्स तो आपका मैग्नीशियम बना सकते हैं, MgCl2 टाइप्स, है ना। बट 2p के भी तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। जब 2p के इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप वैलेंसीज को एक्सपैंड कर सकते हो। तो डी ऑर्बिटल्स जब प्रेजेंट होते हैं तो आपकी वैलेंसीज एक्सपैंड हो जाते हैं। तो बेरिलियम जो है +4 तक ही आपके बॉन्ड्स दिखा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। इसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक आपका दिखा सकते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की, बेरिलियम एंड लिथियम की कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप में हमें पता है जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दिखाता है, और बेरिलियम जो है वो दूसरे ग्रुप 13 के एल्यूमिनियम के साथ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इनके अंदर अब सिमिलैरिटी इन साइज हो गई, सिमिलर साइज हो गया, सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिमिलर पोलराइजेशन एनर्जी की वजह से सेम या सिमिलर केमिकल रिएक्शंस दिखा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कौन सी ऐसी सेम केमिकल रिएक्शंस हैं, वो डायगोनल रिलेशनशिप में हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या लिखा हुआ है। दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑब्वियसली सिमिलर साइज है, सिमिलर पोलराइजेशन पावर होगी, सिमिलर पोलराइजेशन पावर होने वाली है,
ठीक है, सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी होने वाली है एंड सो ऑन, ठीक है। सो दे हैव 4, क्या लिखा है, बोथ मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनाते हैं, क्लोराइड्स ऑफ बोथ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। बेरिलियम का जो क्लोराइड बनेगा वो BeCl2 बनेगा और एल्यूमिनियम का जो आपका क्लोराइड बनेगा वो AlCl3 बनेगा, और दोनों ही आपके क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, पहला पॉइंट। बोथ BeCl2 एंड AlCl3 अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो सेम तरीके से यूज करे जाते हैं, दोनों को ही हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने कर लिया, वहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और एल्काइलेशन मैंने आपको करवाया था और बताया था कि AlCl3 लुईस एसिड है, उसकी जगह BeCl2 भी डाल सकते हो, ये भी एक लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अगर BeCl2 की बात करें तो यहाँ पे इसके पास 2 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली AlCl3 की बात करें तो AlCl3 के पास 3 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दोनों ही लुईस एसिड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट को इसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज दीज 2 एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजेशन पावर। ऑब्वियसली जब सेम साइज है और सेम आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होगा तो सेम पोलराइजेशन पावर होगा। इनकी चार्ज बाय रेडियस रेशियो भी सेम होता है, पोलराइजेशन पावर मतलब चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होने वाला है। बोथ BeCl2 एंड AlCl3 अपने साथ कंबाइन करके आपका डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक AlCl3 का मॉलिक्यूल, ये दूसरे AlCl3 का मॉलिक्यूल, दोनों कंबाइन करेंगे तो एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा, इसे हम ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ये जो एरो दिखा रखा है ये ब्रिज बॉन्ड है और डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही BeCl2 का, ये एक मॉलिक्यूल BeCl2 का, ये दूसरा मॉलिक्यूल BeCl2 का, तो यहाँ पे भी ये डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे और ये जो बॉन्ड्स हैं इसे हम ब्रिज बॉन्ड्स बोलते हैं। वेपर स्टेट में AlCl3 और BeCl2 ब्रिज बॉन्ड्स बना के आपके डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये ब्रिज बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये अनस्टेबल थे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इनके अंदर डिक्रीज कर जाती है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के चक्कर में वो पॉलीमराइज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 5th पॉइंट पे देखते हैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक है, वो आपके एसिड जो है आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाता क्योंकि आपके सरफेस पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है। इसके बाद बोथ मेटल डिसॉल्व इन स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो स्ट्रॉन्ग बेस में डिसॉल्व कर लेते हैं अपने आप को और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। बेरिलियम बेरिलेट बनाता है और आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, सो व्हाट इज बेरिलेट? दिस इज बेरिलेट, बेरिलेट। एंड व्हाट इज एल्यूमिनेट? This is illuminate. Okay. ठीक है ना? चलिए, oxides of both beryllium and aluminum oxides are hard and they have high melting in insoluble solids. Oxides and hydroxides of both beryllium, अभी हमने केमिकल रिएक्शन देखी। बेरिलियम ऑक्साइड जो है आपके एल्यूमिनियम के आपका एम्फोटेरिक होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये बनाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये बनाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, HCl और NaOH के साथ वो रिएक्शन करके एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। चलिए आगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद कार्बाइड्स ऑफ बोथ द मेटल फॉर्म वाटर लिबरेटिंग मीथेन गैस। अभी मैंने आपको बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाई थी, BeC2 की रिएक्शन मैंने आपकी वाटर के साथ करवाई थी और मैंने बताया था यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मीथेन गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड भी आपका मीथेन गैस को रिलीज करेगा। सॉल्ट्स ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, दे आपके हाइड्रेटेड कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं पानी में डालने के बाद। एंड बिकॉज ऑफ सिमिलर पोलराइजेशन पावर बोथ एल्यूमिनियम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम जो है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स BeF4 2- बनाता है और एल्यूमिनियम जो है AlF6 3- बनाता है। ये 6 तक क्यों लेके गया? क्योंकि इसके पास 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 6 तक लेके जा सकता है। ये 4 तक में ही क्यों अटक गया? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ये 2nd पीरियड का एलिमेंट है। फटाफट से इसको नोट करिए फिर आगे चलेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप आपके लिथियम और आपके जो लिथियम है और मैग्नीशियम है
वो भी हम जानते हैं क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन रिएक्शंस हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम दिखाते हैं, उसकी बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि दोनों के पास ही सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नंबर 2 पॉइंट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, अभी हमने पढ़ा था, दोनों ही हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्डर एंड लाइटर दैन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। लिथियम एंड आपके जो मैग्नीशियम है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में एक तो हार्ड होता है क्योंकि छोटा साइज और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, साथ के साथ वो हल्का होता है, लाइट होती है, कम डेंसिटी इनके अंदर होती है। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है। दूसरा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये दोनों ही क्या है, वीक बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था वीक बेस है, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी वीक बेस लिख सकते हैं। दोनों ही आयनिक नाइट्राइड्स, हमने देखा था लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड बनाना था, तो ऐसे मैग्नीशियम भी तो कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा ना। फॉर्मूला कैसे आप देखोगे, मैग्नीशियम के आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम डाइवेलेंट होगा और नाइट्राइड N3- होगा, ठीक है। तो N3- को यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो Mg3N2 आपका कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसके बाद हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हो तो हमें पता है लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका लिथियम ऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी थी किसमें, आपके एनामरस बिहेवियर ऑफ लिथियम में, वही केमिकल रिएक्शंस आपको मैग्नीशियम के लिए लिखने हैं, तो बहुत ज्यादा इजी चल रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड, लिथियम भी मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे लिथियम की अगर हम बात करें, मोनोऑक्साइड क्या होता है, +1 और O2 2-, तो यहाँ पे 2 लिख दो, Li2O मोनोऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए मोनोऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड मतलब ये 2 Mg2O2, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बट 2 को हम कॉमन लेके MgO से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2MgO तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज करेगा मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपकी 7th प्रॉपर्टी है। दोनों ही सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं फॉर्म करते, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लिथियम नहीं फॉर्म करता तो मैग्नीशियम भी नहीं फॉर्म करेगा। इसके बाद बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस, हमने देखा था जो लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, वो डिकम्पोज करता है लिथियम नाइट्राइट में, लिथियम ऑक्साइड में सॉरी, NO2 रिलीज करता है और O2 भी रिलीज करता है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, MgNO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज होता है और नाइट्रेट के ऊपर NO3- होता है, तो MgNO3 होल ट्वाइस है। वो डिकम्पोज करेगा आपको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका O2 रिलीज करके देगा। तो दोनों ही डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्सलेट्स एंड फॉस्फेट्स आपके जो लिथियम के थे वो स्पेरिंगली सॉल्युबल थे, तो मैग्नीशियम के लिए भी स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। वेरी इजी, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम छोटे साइज का था, पोलराइजेशन थी, कोवेलेंट कैरेक्टर थी, तो मैग्नीशियम एंड लिथियम के जो क्लोराइड्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे इथेनॉल में डिसॉल्व होते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर वाले जो कंपाउंड थे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो मैग्नीशियम के भी क्लोराइड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल में डिसॉल्व होगा। इसके बाद लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो है डीलिक्विसेंट थे, एटमॉस्फेयर से आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लेते थे। लिथियम जो था दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स या हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता था। मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि मैग्नीशियम का साइज भी थोड़ा सा ज्यादा छोटा होता है, तो हाइड्रेशन मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा होगी, तो उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे और लिथियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करें, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसके बाद अब हमें कुछ केमिकल रिएक्टिविटीज देखनी है। टॉपिक हमारा डायगोनल रिलेशनशिप और आपका जो कॉमन आपका एनामरस बिहेवियर थे वो हमने खत्म कर लिए। थर्ड चीज पे आ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एल्कली मेटल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और उनकी कंपेरिजन करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी विद योर ग्रुप 2 दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम यहाँ पे अब कंपेरिजन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने फिजिकल और पीरियोडिक ट्रेंड्स को कंपेयर करा था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे। ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स है और ये ग्रुप 1 एलिमेंट है। क्लियर हुआ? सो एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। एल्कली मेटल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि आपको पता है इनका साइज अपने पीरियड के अंदर या पूरे पीरियड्स के पूरे ग्रुप्स के अंदर सबसे ज्यादा एल्कली मेटल का साइज होता है, क्योंकि लेफ्ट
टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, तो इनका जो फर्स्ट ग्रुप है उनकी सबसे ज्यादा साइज होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज करती है, ठीक है। आपके यहाँ पे रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स टार्निशेस इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स इन टर्न्स रिएक्ट विद द मॉइस्चर टू फॉर्म योर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और पानी में अगर आप डाल देते हो तो वो हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन योर अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू योर अल्कली मेटल्स। द रीजन बिहाइंड दैट इज ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस NH2 आपका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। NH2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस करा था लेक्चर नंबर 1 में, ये नोबल गैस NH1 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, रिएक्टिविटी कम होने वाली है। तो वही वाली चीज है, ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल से कंपेयर करो तो, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और नीचे जाते जाते रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर की अगर हम बात करें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है ऊपर वाले एलिमेंट्स की, लो आयनाइजेशन हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम है, तो आपके एयर में जो ऑक्सीजन होता है या वाटर होता है उससे रिएक्ट नहीं करते बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड फिल्म्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं तो वाटर और आपका फर्दर ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता, तो रिएक्टिविटी नहीं होती। इसके बाद देखिए लिथियम हम जानते हैं कि वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है परऑक्साइड बनाता है और अदर मेटल्स जो है सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बनाएगा, O2 माइनस बताया था, O2 माइनस क्या होता है, परऑक्साइड होता है और O2 मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर फिर एक नेगेटिव चार्ज, O2 मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो O2 माइनस सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो आपका जो लिथियम है वो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, मोनोऑक्साइड बनेगा। सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा, फॉर्मूला बना के देख लेना। और आपका जो पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने क्लास 10th में भी करा होगा ये वाला, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शाइनी फ्लेम निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पे बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो है आपके क्या बनाते हैं यहाँ पे, आपके नॉर्मल आपके परऑक्साइड्स बेसिकली यहाँ पे ही देखो, मैग्नीशियम कैल्शियम और आपका बेरिलियम जो है मोनोऑक्साइड बनाएगा और नीचे वाले जो एलिमेंट है स्ट्रॉन्शियम और बेरियम वो आपके परऑक्साइड्स बनाएंगे। सबसे ज्यादा साइज होगा, केटायन का साइज बड़ा होगा तो वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, फिर आपका परऑक्साइड, और छोटे वाले जो केटायंस होते हैं वो आपके मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ग्रुप 2 में अगर हम बात करें, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आपका क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम परऑक्साइड्स बनाएंगे। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो लिथियम का साइज छोटा, वो ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, ये आपको लर्न करना है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो सुपर ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आपके लार्जर केटायंस चाहिए होते हैं। इसके बाद देखिए जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं उनमें सबकी अल्कली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर, आपके वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड नहीं बनाते, यही एनामलेस में भी देखा था हमने, ठीक है। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सारे के सारे आपके किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, आपके नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं और मेटल नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और नाइट्राइड N3-, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, M2N3 M3N2 मेटल नाइट्राइड बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है टुवर्ड्स एयर, वाटर एंड अल्कली मेटल्स, दे आर केप्ट इन केरोसिन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्कली मेटल्स को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हाई इनकी रिएक्टिविटी होती है, हाई रिएक्टिविटी की वजह से इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऑयल क्या करता है, बाहर से जो ऑक्सीजन है, वाटर है, वो जो सप्लाई है एटमॉस्फेयर का वो काट देता है, ठीक है। तो वो वाली बात होगी। अब यहाँ पे अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इनकी अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी देख लेते हैं टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी विद एयर, ऑक्सीजन वगैरह हो गया है। अब अल्कली मेटल्स जो है वो आपके विगरसली रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। हावेवर लिथियम हाइलाइड्स जो होते हैं, लिथियम का साइज छोटा होता है, पोलराइजेशन ज्यादा होता है, तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है।
ठीक है। द लिथियम पॉजिटिव आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे हैव द टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसे पोलराइजेशन बोलते हैं, और वो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है। लिथियम आयोडाइड, अब देखो आपका ना कंपैरिजन आ सकता है, लिथियम हैलाइड जो है कोवलेंट बनाते हैं, बट किस में सबसे ज्यादा करेक्टर कोवलेंट का देखने को मिलेगा, तो अगेन फजान्स रूल का यूज करेंगे। अगर हम बात करें लिथियम, तो केटायन तो हमने सेम रख दिया ना, केटायन तो हमने सेम रख दिया। एनायन, फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, और आयोडीन तो और बड़ा है। तो जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा एनायन का साइज ज्यादा होगा, तो उतना ही डिस्टॉर्शन होगा, उतना ही डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन है ना, उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होने वाले। मोर पोलराइजेशन मतलब मोर कोवलेंट, करेक्ट। तो लिथियम आयोडाइड जो है, केटायन तो सेम है, आयोडाइड का साइज बड़ा होता है, तो ये आपका मोस्ट कोवलेंट करेक्टर इसमें देखने को मिलेगा। कोवलेंट करेक्टर सब में होते हैं, पर सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किस में देखने को मिलेगा, आपके लिथियम आयोडाइड में देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, जो ग्रुप 2 आपके एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे मेटल्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं, मेटल्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, हाइड्रोजन्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल के यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 लगा दीजिए, M1X2 MX2 बन जाता है। जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन करके आपके MX2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन X जो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। डन, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन देखनी है, इसकी भी देखेंगे और इसकी भी देखेंगे। तो आपका जो मेटल है यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। आपके जहाँ पे मेटल्स होंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो किस तरीके से बनता है, मेटल हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 1 M1H1 MH हाइड्राइड बन जाते हैं। मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे, MH टाइप के होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके हाइड्राइड्स देखिए, इनके हाइड्राइड्स में आप देख लेते हैं, एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंस विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग विद टू फॉर्म हाइड्राइड्स। बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड नहीं बनाता है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। बट मेटल हाइड्राइड अगर बेरिलियम का बनाना हो तो 2 केमिकल रिएक्शन, आपकी जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो किस तरीके से दी हुई है, बेरिलियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करवा दो, LiAlH4 से करवा दो। LiAlH4 इज अ सोर्स ऑफ H- आयन, ये बेरिलियम पे अटैक करके Cl को निकाल देगा, तो BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड बन जाएगा। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और हाइड्रोजन -1, तो M2H1, तो M1H2 टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे मेटल हाइड्राइड यहाँ पे बन जाएंगे। सिर्फ बेरिलियम यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बना सकता, तो उसकी एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन है, BeCl2 को LiAlH4 के साथ ट्रीट कर दो, तो BeH2 LiCl और AlCl3 बन जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड है, तो आपको यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन है। सो एल्कलाइन मेटल्स जो है यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड MOH बना देता है ना, MOH बना लेंगे, LiOH, KOH, NaOH, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। और इसकी रिएक्टिविटी आपकी एसिड के साथ दी गई है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो अल्कली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर हम बात करें, अगर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है तो आपको एसिड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी और मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिख जाएगी। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर है, अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, द रीजन बिहाइंड दैट इज, अच्छा, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना है, लिथियम आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और सोडियम आपका सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है। बट ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, आप जानते हो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ये यूनिपॉजिटिव नेचर में रहना चाहते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में, तो आपने अपने सेल्फ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो क्या करेगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, वो एक
रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने वाला है। तो मेटल क्या होगा यहाँ पे, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होते हैं। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली। क्यों पावर इनकी कम है? क्योंकि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होते हैं आप जानते हो, NH2 लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, बट स्टिल वो आपके M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए +2 में जा सकते हैं, बट निकालना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपके दे आर हाउएवर द रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ योर कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के कंपेरिजन में ये लेस रिड्यूसिंग होते हैं, बट स्टिल दे एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? चलें आगे। इसके बाद सॉल्यूशन विद अमोनिया है। तो आप मेटल को अगर आप अमोनिकल सॉल्यूशन में डाल देते हो, एल्कली मेटल को अमोनिकल सॉल्यूशन में डालते हो, तो कुछ समय बाद वही सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है और ब्लू कलर का होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आपका अमोनिया जो है इस इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर लेता है, इसे बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करता है कौन? अमोनिया। तो इसे बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और आपका जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और ब्लू कलर भी इसी की वजह से होता है। सो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका बन जाता है जब आप मेटल को अमोनिया में डालते हैं, अमोनिया लिक्विड में डालते हैं, तो आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। जब वो वापस आएगा तो ब्लू कलर इम्पार्ट करेगा, और ये आपका जो लिक्विड है पैरामैग्नेटिक भी होता है। लेकिन जब आप उसको कुछ देर के लिए स्टैंड बाय कर देते हैं, मतलब आपने मेटल को अमोनिया में डाल के छोड़ दिया, तो रिएक्शन स्टैंड बाय हो गई, अब अपने आप ही हो रहा है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है, और जो मेटल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके मेटल अमाइड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्लोली रिप्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑल्सो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हो तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप होकर अब वो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन बना देगा, और ब्लू कलर जो है उसका सॉल्यूशन का अब ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लेते हो आपके मेटल्स की, अमोनिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप डाल देते हो मेटल्स की, तो वही ब्लू कलर का सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का दिखने लगता है और सॉल्यूशन फिर डायमैग्नेटिक हो जाता है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक योर अल्कली मेटल्स, द अल्काइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्कली मेटल्स में M+2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और अमोनिया इसको भी बैलेंस करेगा और इसको भी बैलेंस करेगा। यहाँ पे मेटल अमोनिया के X मोल्स इसको सराउंड कर जाएंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके से लाई करेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया Y। जितने ज्यादा आपके यहाँ पे एक ही था, जितने ज्यादा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही डीप कलर होगा। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स implies more deep blue color, more deep blue color। ठीक है, वो ब्लू था लेकिन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा डीप ब्लू कलर होगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब बात करते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स की। जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स विद एसिड्स की बात करनी है, हैलाइड्स की बात करनी है, सारी चीजें जो हमने बनाई है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो बात करते हैं आपके हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ योर अल्कली मेटल्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? M2O अगर लिथियम है, या फिर M2O2 अगर सोडियम है, या फिर आपका M2O हाँ M2O नॉर्मल ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड हुआ तो MO2 या फिर सुपर ऑक्साइड होगा। तो ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं। हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड MOH होते हैं। ठीक है, सो ऑल एल्कली मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स आर रेडिली डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस योर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। जितने भी सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे पानी में डिसॉल्व करके आपके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम ले रहे हो, वाटर में डाल रहे हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगर आप ऑक्साइड ले रहे हो, Na2O क्या है? पर आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, पानी में डाल रहे हो तो हाइड्रोक्साइड Na2O2 बनाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ना केमिकल रिएक्शन ऊपर नीचे होगी, इसको आप लिख लीजिए।
इसको मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से लिखना है। ये आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, मेटल को वाटर में डालोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नॉर्मल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, नॉर्मल मेटल ऑक्साइड मिलने वाला है। ये इसका परऑक्साइड है, Na2O2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स यू हाइड्रोक्साइड प्लस परऑक्साइड, ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है। और आपका सुपर ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो H2O2 प्लस O2 मिलेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, आपके मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। अगर हम सोडियम की ही बात करें, सोडियम को ऑक्साइड कंसिडर करें तो O2 माइनस फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O। Na2O को अगर आप पानी में डालोगे तो आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलने वाला है, 2 मोल्स NaOH के मिलेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम इसको मैं और ढंग से लिख देती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें, Na पॉजिटिव O2 माइनस, फॉर्मूला बना Na2O। Na2O को पानी में डालो, Na2O को पानी में डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, 2 मोल्स। नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव होता है और परऑक्साइड में O2 2 माइनस होता है। इसको बनाओ फॉर्मूला, Na2O2 आपका फॉर्मूला बनेगा। इसको पानी में डालोगे तो यहाँ पे आपको NaOH तो मिलेगा ही, बट साथ में H2O2 परऑक्साइड भी रिलीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, परऑक्साइड, अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है O2 माइनस, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KO2। KO2 को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड और O2 मिलेगा। तो जब आप नॉर्मल ऑक्साइड को डाल रहे हो, नॉर्मल ऑक्साइड को डाल रहे हो तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। क्लियर हो गया। परऑक्साइड को डाल रहे हो तो परऑक्साइड डालते डालते आपको हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड में मिलेगा। और जब आप सुपर ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हो तो आपको परऑक्साइड के साथ O2 भी मिलने वाला है। और अगर आप नॉर्मल मेटल को पानी में डाल रहे हो तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये साइड प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेटल को डालोगे तो हाइड्रोजन गैस, नॉर्मल ऑक्साइड को डालोगे तो आपका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, परऑक्साइड को डालोगे तो H2O2 मिलेगा, और अगर आप सुपर ऑक्साइड को डालोगे तो H2O2 के साथ O2 मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे। इसके बाद इधर आ जाओ। सो आपके जो ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे हमने देखा था, ये परऑक्साइड बनाता है या फिर नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड में MO बन जाएगा और परऑक्साइड में क्या बन जाएगा, मेटल +2 O2 2 माइनस MO2 बन जाएगा परऑक्साइड में, है ना। तो यही वाली बात है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना लेता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है आपके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है। और उसके नीचे जो आपके है, कैल्शियम के नीचे बेरियम और रेडियम है, वो आपके सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। आप नॉर्मल ऑक्साइड किस तरीके से बना सकते हो, मेटल कार्बोनेट को हीट करके भी मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम आर ऑब्टेन्ड ईदर बाय ट्रीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। अब इनके हाइड्रोक्साइड, जैसे इनकी हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, इनकी हाइड्रोक्साइड्स कैसे बन सकते हैं, जब आप मेटल को या फिर उसके ऑक्साइड को कोल्ड वाटर में डाल देते तो आपको हाइड्रोक्साइड्स बन जाता है। तो मेटल को वाटर में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसी तरीके से रिलीज होता हुआ मिलेगा। और नॉर्मल मेटल ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्लियर है। ये 2 केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जो बेसिक स्ट्रेंथ है, लिथियम टू सीजियम पे जब जा रहे हो तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। हमने पहले भी डिस्कस करा है, सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है। सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि सीजियम बड़ा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोटा है। पुअर ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है इजीली, OH माइनस इजीली निकल जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ज्यादा बेसिक है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड, अब यहीं पे आप कंटेंट को पढ़ सकते हो। मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड इन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैन बी इजिली ब्रोकन। ठीक है। और OH माइनस वो रिलीज कर सकता है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हो और OH माइनस रिलीज कर जाता है। मेटल OH बॉन्ड इज इजिली क्लीव्ड एंड हेंस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सीजियम हाइड्रोजन, सीजियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड पुअर होता है, पुअर ओवरलैपिंग और साइज डिफरेंस की वजह से वीक बॉन्ड होता है। सीजियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड इसको जल्दी से ब्रेक करके हाइड्रोक्साइड ये रिलीज कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला है। सिमिलरली सेम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड, अच्छा यहाँ पे ना ये वाला जो है इसका ही पार्ट था। हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स को जब आप हीट कर वाटर के साथ ट्रीट करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिल गए। इसके बाद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स एंड आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड को अगर आप NaOH में डालोगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वो इनसॉल्युबल है, PPT के फॉर्म में मिलेगा। जो चीज़ सॉल्युबल होती है
वो आपके आयंस के फॉर्म में रहती है। जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है वो आपका पीपीटी बन जाती है। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड में NaOH डालते हो तो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड है वो इनसॉल्युबल है, पीपीटी बना देंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ये वाला समझ आ गया। अब बेसिक स्ट्रेंथ इसका समझ लो। स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, आपके एसिड में भी डिसॉल्व कर देता है और बेस के साथ भी डिसॉल्व कर देता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड की जो एम्फोटेरिक नेचर है, हमने ये दोनों केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ ली है। लेकिन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, बेरियम आर बेसिक इन नेचर। नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है और आपके मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। एंड जो स्ट्रेंथ है आपका वो ये वाला स्ट्रेंथ है। अगेन सेम साइज है। बेरियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड पुअर होता है, वीक होता है, बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, OH माइनस इजीली निकल जाता है। तो नीचे आते आते आपके हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एंड स्मॉल आयनिक साइज होता है। ग्रेटर लैटिस एनर्जी की वजह से इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक होने वाले हैं आपके मेटल अल्कली मेटल ऑक्साइड से। इसमें आप लिथियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी बात कर सकते हो। सो हाइड्रोक्साइड जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, थर्मली स्टेबल आपका लिथियम। बेसिकली जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है, अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, आपको पता है, उसको हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स विद एसिड्स हैं। अल्कली मेटल्स जो हाइड्रोक्साइड्स है बीइंग स्ट्रांगली बेसिक रिएक्ट्स विद एसिड फॉर्मिंग द सॉल्ट। आपके जो हाइड्रोक्साइड्स है एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे क्योंकि वो बेसिक नेचर के हैं। अल्कली मेटल ऑक्साइड NaOH क्या है, अल्कली मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके आपके NaCl और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद हेलाइड्स की बात करते हैं। हमने हेलाइड्स बना लिए थे, यहाँ पे MX हेलाइड्स बनते थे और यहाँ पे आपके MX2 हेलाइड्स बनते थे, है ना, यही बनते थे आपके कंपाउंड्स। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो alkali metal combines directly with halogen forming the metal halide MX type. These halides can also be prepared by the aqueous halogen acid on a metal oxide. इनको और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हो या फिर मेटल ऑक्साइड को HX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल हेलाइड प्लस वाटर बन जाएगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड को HX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल हेलाइड प्लस वाटर बन जाएगा। मेटल कार्बोनेट को भी आप हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करवा सकते हो, मेटल हेलाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ये तीनों भी अलग प्रिपरेशन मेथड्स हैं मेटल हेलाइड बनाने के लिए। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे MX2 टाइप के हैलोजेंस बनते हैं, ठीक है, MX2 आना चाहिए हमें। These halides can also be prepared by action of halogens on metals. मेटल्स के साथ हैलोजन डायरेक्टली डाल दो तो मेटल हेलाइड बन जाएगा, या फिर मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में भी आप हैलोजन एसिड्स डाल सकते हो और आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एक सेकेंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे MX2 आएगा और ये 2 और 2 ना ऊपर चले गए PPT में, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेना। अब सही है। MX में मेटल में HX डाला तो MX2 प्लस हाइड्रोजन मिल गया। मेटल ऑक्साइड में भी HX डाल के MX2 प्लस वाटर बना सकते हो, मेटल हाइड्रोक्साइड में भी HX डाल के MX2 प्लस वाटर बना सकते हो, और मेटल कार्बोनेट में भी हाइड्रोजन एसिड डाल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सकते हो। Except BeCl2 and MgCl2 other chlorides and alkaline earth metal आपके कलर्स देते हैं टू द फ्लेम। BeCl2 और MgCl2 को छोड़ के जितने भी आपके अल्कालाइन अर्थ मेटल के क्लोराइड्स हैं वो कलर देते हैं आपके फ्लेम में, ठीक है। इसमें कुछ यूजेस है, कुछ मेटल हेलाइड्स के यूज भी हैं। जैसे आप कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की बात करते हो या फ्लोरस्पार की बात करते हो, दे आर लार्ज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इज यूज फॉर मेल्टिंग आइस ऑन द रोड्स, ठीक है। आप देखते हो जब बहुत ज़्यादा कोल्ड सिटीज़ होती है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, आप सॉल्ट डाल देते हो, सॉल्ट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है तो बर्फ़ वहाँ पे फिर मेल्ट हो जाती है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो उसमें जो सॉल्ट हम डालते हैं दैट इज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट। इसके बाद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज एज अ डेसिकेट, ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और आपका एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड इज यूज एज इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट अगर आपको करना है तो आप वहाँ पे एनहाइड्रस MgCl2 डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली चीज़ें हो गई हैं। अभी हमें स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड को देखना है। आपके मेटल हेलाइड्स के केमिकल
रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज हमने कर ली। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ मेटल हैलाइड्स को देखना है, साथ के साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसको भी डिस्कस करना है। लेकिन फटाफट से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चले फिर आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड हमें देखना है। अब अगर BeCl2 की बात करें तो BeCl2 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। BeCl2 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, लुईस एसिड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो BeCl2 में अगर आप देखो तो 2 ही बॉन्ड्स हैं। 2 बॉन्ड्स का मतलब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट रहता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड्स बोल सकते हैं। तो बहुत जगह आपने ऐसे ब्रिजिंग देखी होगी, डायमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन देखी होगी। तो रीजन ऑफ डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन इज, डायमराइज या पॉलीमराइज क्यों करता है कोई भी कंपाउंड, वो इसलिए करता है, वो इसलिए डायमराइज या पॉलीमराइज करता है सो दैट जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो क्या करता है, डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो डायमराइज करता है। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लीजिए आप लोग एक बार। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने की वजह से ही बैक बॉन्डिंग होती है, और जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती तो वहां पे डायमराइजेशन होती है या फिर पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो BeCl2 जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखाता है। किस तरीके से दिखाता है, जैसे अगर मैंने एक बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल मैंने बेरिलियम क्लोराइड का बनाया इसी तरीके से, तो Be, यहाँ पे Cl और यहाँ पे एक Cl है ना। ऐसे ही मैंने और मॉलिक्यूल्स बना दिए बेरिलियम क्लोराइड के, इस तरीके से मैंने बना दिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि डेफिशिएंसी है बोरॉन की, बेरिलियम के, आपके बेरिलियम के यहाँ पे डेफिशिएंसी है, और बेरिलियम के पास 2 p ऑर्बिटल्स होते हैं। बेरिलियम की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसके पास 2 वेकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल को आप px बोल सकते हो और दूसरे वेकेंट p ऑर्बिटल को आप py बोल सकते हो। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में क्या होता है, क्लोरीन अपने लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल्स में क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। ऐसे ही ये वाले दूसरे तीसरे वाले मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है अपने लोन पेयर को इस वेकेंट p ऑर्बिटल में, इसमें तो नहीं, इसमें तो इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे आपका डोनेशन दिखा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन जो है एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है। जो क्लोरीन ये वाला है, ये 2 बेरिलियम के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, तो बेरिलियम जो आप सेंटर में देख रहे हो, ये वाला बेरिलियम अगर आप देखो तो 2 बॉन्ड्स इसके खुद के हैं। यहाँ पे क्लोरीन ने इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इस तरीके से ये वाले क्लोरीन ने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब इस बेरिलियम के पास 4 बॉन्ड्स हो गए। 4 बॉन्ड्स का मतलब आप समझ पा रहे हो, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म ही हो गई इस तरीके से, है ना। तो ये आपके जो क्लोरीन है जो 2 बेरिलियम के बीच में होते हैं, ये ब्रिजिंग क्लोरीन बोलते हैं। और एक क्लोरीन होगा जो बिल्कुल आपका एंड में होगा, इसे हम टर्मिनल क्लोरीन बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से BeCl2 का स्ट्रक्चर बनता है जो पॉलीमराइज करता है। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नेचर। वो पॉलीमराइज इसीलिए ही करता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। बेरिलियम के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको दिखा दिया, 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, हेंस कैन एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और एक्सेप्ट कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 मोर इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, और इस तरीके से वो आपका पॉलीमराइज करता है और वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इनमें से 2 बॉन्ड्स क्लोरीन के जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है और अदर 2 बॉन्ड्स जो हैं आपके कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्ड है। जब क्लोरीन इस तरीके से अपना लोन पेयर देता है किसी बेरिलियम को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, तो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे जो लोन पेयर दिया जाता है, पूरा एक क्लोरीन ने एक लोन पेयर दिया है, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 एटम्स क्लोरीन के इस तरीके से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला, और एक BeCl2 के खुद के क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में बेरिलियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करा होगा, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो एक ही एटम से होता है, ठीक है। बाकी जो ज्यादा डिटेल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि BeCl2 सॉलिड स्टेट में एक आपके पॉलीमरिक फॉर्म के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। चले आगे, चले
अब यहाँ पे अगर हम वेपर स्टेट में बात करें तो वेपर स्टेट इट टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरीन बिग ब्रिज डाइमर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। BeCl2 सॉलिड स्टेट में तो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो पॉलीमराइज कर सकते हैं। लेकिन BeCl2 अगर वेपर स्टेट में बात करें, ठीक है, वेपर स्टेट में वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, which dissociates into linear triatomic molecule at high temperature। जब BeCl2 को और हाई टेम्परेचर दोगे तो वो आपका ये डायमेरिक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करके आपके नॉर्मल आपके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये 3 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है तो ये आपके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डायमराइजेशन कैसे होगी? BeCl2 की अगर हम बात करें तो एक Cl ये वाला है, एक Cl ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा BeCl2 की बात करें तो एक Cl ये वाला है और नीचे आपका Cl ये वाला है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के Cl ने अपना लोन पेयर दिया इस तरीके से और बॉन्ड बनाया, ऐसे ये वाले Cl ने लोन पेयर दिया इस तरीके से बॉन्ड बनाया। दिस इज डायमेरिक फॉर्म ऑफ BeCl2। डायमेरिक फॉर्म ऑफ BeCl2 ये कब होगा? वेपर स्टेट में होगा। अभी ये पॉलीमेरिक स्टेट में दिखाया था, ये सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन इसको जब आप डायमराइज करते हो, इसको और हीट देते हो या हाई टेम्परेचर देते हो तो ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं, ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स टूट जाते हैं और BeCl2 आपको वापस से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में मिल जाता है और यहाँ पे 3 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, सो यहाँ पे द साइज एंड द चार्ज एंड द आयन इंक्रीजेस एंड हेंस, अच्छा ये वाले की बात करते हैं। अब ये वाला कंटेंट है BeCl2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपाउंड्स आपके बने हुए हैं, NaCl, Na2SO4 और Na3PO4। ये आपके क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। अब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं? तो मैंने आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए क्या बताया था? फजान्स रूल बताया था, है ना। फजान्स रूल क्या कहता है कि छोटा केटाइन होगा और बड़ा एनाइन होगा तो उसमें आपका पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आउट ऑफ NaCl, Na2SO4 और Na3PO4 सोडियम एटम्स तो सेम है। यहाँ पे क्लोराइड है, एनाइन, सल्फेट और फॉस्फेट है। तो एक बात याद रखना, जो फॉस्फेट होता है एनाइन, इसका साइज ज्यादा होता है, फॉस्फेट का साइज बड़ा होता है, ज्यादा एटम्स हैं इसमें सल्फेट के कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू क्लोराइड। अब एनाइन कौन सा बड़ा है? फॉस्फेट बड़ा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, फिर सल्फेट वाले पे और फिर NaCl वाले पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इस केस में एनाइन का साइज इंक्रीज करता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ये क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा ही दिया है। इसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है S ब्लॉक एलिमेंट से पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब भी कोई आयन बनता है, जब भी कोई आयन डिसोसिएट होता है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन O- जो है डेल्टा पॉजिटिव इंट्रैक्शंस यहाँ पे दिखाते हैं, वाटर सराउंड कर लेता है, इसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी को सराउंड करता है तो उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन जब भी होती है तो अब इंट्रैक्शंस होती है और इंट्रैक्शंस होती है तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो इस केस में एनर्जी क्या होने वाली है? रिलीज होने वाली है ना, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है। साइज ऑफ आयन छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे लिथियम की अगर हम बात करें, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन या रुबिडियम या फिर सीजियम आयन की बात करते थे तो लिथियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, हमने करा था पार्ट 1 में, है ना। तो वही वाली बात है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ गैसियस आयन व्हेन इट कंबाइंस विद द वाटर। जब कोई गैसियस आयन को पानी में डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, इंट्रैक्शन शो करते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके केटाइन भी स्टेबलाइज होते हैं, एनाइन भी स्टेबलाइज होते हैं। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूं NaCl की, तो NaCl की बात करूं तो नमक क्या है? नमक सॉलिड स्टेट में इसी तरीके से रहता है ना। हम बोलते हैं NaCl अभी क्या है? एक न्यूट्रल फॉर्म में है। जब वो पानी में जाएगा तो डिसोसिएट कर जाएगा Na पॉजिटिव और Cl माइनस में। और बचपन से हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रल स्टेट में होता है
वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज स्टेट। अभी एक न्यूट्रल फॉर्म से चार्ज में जा रहा है, जब आप इसे पानी में डाल रहे हो, एक्वस बना रहे हो, तो वो एक चार्ज स्टेट में जा रहा है। ये तो अनस्टेबल फॉर्म में जा रहा है, बट स्टिल ये बनता है। आपको पता है नमक पानी में डिसोसिएट कर जाता है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में। नाउ द पॉइंट इज क्यों डिसोसिएट कर रहा है? एक न्यूट्रल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू चार्ज स्टेट, बट स्टिल वो डिसोसिएट कर रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज आपके Na पॉजिटिव को वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड करके स्टेबलाइज करते हैं और Cl माइनस को भी वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड करके स्टेबलाइज करते हैं। जब ये स्टेबलाइजेशन हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन आगे जा रही है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो Na पॉजिटिव को किस तरीके से सराउंड कर रहा है? वाटर का H माइनस, वाटर में ऑपोजिट नेचर का क्या होगा? O डेल्टा माइनस इसके साथ इंट्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं। केटायन भी स्टेबलाइज होता है और एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए H पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों केटायन और एनायन स्टेबलाइज होते हैं, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर हुआ? तभी आपके आयंस बनते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही गैसियस स्टेट में आयन बना, उसको पानी में डालोगे तो M पॉजिटिव एक्वस स्टेट से राउंड हो जाएगा, उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ केटायन बोलेंगे। ऐसे ही एनायन भी स्टेबलाइज हो जाएगा वाटर से, तो इसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो दोनों हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, स्टेबिलिटी लेके आती है। जितनी ज़्यादा ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, आयनिक कंपाउंड की, जितनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होने वाली है, ठीक है। पानी उसको स्टेबलाइज करेगा तो सॉल्युबिलिटी उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। और आपको याद रखना है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, हाईली इट इज हाइड्रेटेड एंड हेंस हायर इज द ग्रेटर इज द रेडियस एंड लेसर इज द मोबिलिटी। ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी। जैसे लिथियम की मैंने बात करी थी, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा मोबिलिटी होती है, बट एक्वस स्टेट में क्योंकि वो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाता है। अब वो मोटा हो गया तो वो स्लो रन करेगा। तो जिसकी छोटे साइज होती है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है। अब साइज उसका ज्यादा हो गया, अब मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। इसके बाद देखो, अब बैलेंस लैटिस एंथैल्पी, जो सॉल्युबिलिटी है कि कौन सॉल्युबलाइज हो रहा है कौन सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, एक लैटिस एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज। हम जानते हैं कि नीचे आते आते आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है। और लिथियम की बात करें तो लिथियम का सबसे छोटा साइज है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है और आपके लिथियम मोस्टली हाइड्रेटेड फॉर्म में ही सॉल्ट फॉर्म करते हैं। एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्काइन अर्थ मेटल्स भी ज्यादा होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जा रहे हैं, तो साइज डिक्रीज कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। और हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एल्कली मेटल से ज्यादा एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, तो वो ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे LiCl के साथ सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है ना। तो ये वाली बात आपकी होनी चाहिए, याद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डाउन द ग्रुप इनमें भी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज ऑफ द केटायन इंक्रीज करता है। चलिए, अब फाइनली अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ऑक्सो एसिड्स से पहले ऑक्सो एसिड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड O, एक ग्रुप होना चाहिए, और एसिड मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल है, ये हाइड्रोजन जो है OH से जुड़ा हुआ, ये एसिडिक नेचर का है। तो ऑक्सो एसिड में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप होना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर एटम से जुड़ा होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर एटम से जुड़ा होना चाहिए। इसमें आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कार्बोनिक एसिड के H2CO3 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के लिख सकते हो H2SO4, नाइट्रिक एसिड्स आपके क्या है? HNO3 ऑक्सो एसिड्स है, H3PO4, ये सारे आपके क्या है? ऑक्सो एसिड्स है। किस तरीके से ऑक्सो एसिड्स है एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके कार्बोनिक एसिड में, तो कार्बन बीच में है, डबल बॉन्ड O, तो इसमें एक ऑक्सो ग्रुप है और एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, एक एटम से जुड़ा हो और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। अगर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड बोलेंगे। तो ये एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है, एक ही एटम से जुड़ा होना चाहिए वो। इसे ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में आप देख सकते हो, तो सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक OH इस तरीके से आप लगा सकते हो, तो H2SO4। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो सल्फर है इज द कॉमन एटम, इसकी एटलीस्ट एक
डबल बॉन्ड ऑक्सो और एक एसिडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। HNO3 की बात करते हैं तो N डबल बॉन्ड OH और इस तरीके से आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन एटम के पास एक ऑक्सो ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। ऐसे ही अगर हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड की तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये भी क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। तो मिनिमम एक क्या होना चाहिए, ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड बोलते हैं। तो ये आपके सारे क्या है, ऑक्सो एसिड्स है। जब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, तो सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स कैसे बनेंगे। ऑक्सो एसिड्स आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का है, तो ये एसिडिक हो गए। अगर आप इसे एल्कली के साथ रिएक्ट कर दोगे, एल्कली बेसिस के साथ रिएक्ट कर दोगे, तो आपको सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ H2SO4 की या फिर कार्बोनिक एसिड की बात करूँ H2CO3, तो ये H पॉजिटिव देगा, NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो NaHCO3 बन जाएगा। NaHCO3 अगर एक हाइड्रोजन निकला तो HCO3 माइनस Na पॉजिटिव के साथ जुड़ के NaHCO3, तो ये बाइकार्बोनेट बन जाएगा, इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बट HCO3 माइनस जो है वो आपका क्या है, एक सॉल्ट है ऑक्सो एसिड का। अगर दोनों ही हाइड्रोजन आपने निकाल दिए तो Na2CO3, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट्स भी क्या होते हैं, आपके सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H2SO4 को आपने बेस के साथ रिएक्ट करा है ना, बेस के साथ रिएक्ट करा, एल्कली के साथ रिएक्ट करा, तो Na2SO4 बन जाएगा, बाइसल्फाइड और सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट्स भी हम सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप HNO3 की रिएक्शन करवा रहे हो NaOH से, HNO3 की रिएक्शन करवा रहे हो NaOH से, HNO3 की रिएक्शन NaOH से करवा रहे हो तो NaNO3 बन जाता है, NaNO3 बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स भी हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में। नाइट्रेट्स है, सल्फेट्स है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स है, ये सारे क्या है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स है। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली हमें यहाँ पे पढ़ना है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑक्सो एसिड्स आर दोस इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज प्रेजेंट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एन ऑक्सो डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है आपका अटैच है सेम एटम से, जैसे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सो ऑन। ये जो सॉल्ट्स है आपके, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपने देखा ये जो एल्कलीज हैं, आपने जो NaOH लिया है, इसकी जगह आप ग्रुप 2 के एल्काइल ले सकते हो। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो ये जो मेटल कार्बोनेट्स हैं या मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, ये आपके सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ही हैं। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोल सकते हो। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। As the electropositive character increases down the group, the stability of carbonate also increases down the group. ये मैं आपको अभी बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, जैसे आपकी हम बात करें सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करें। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है, अगर आपका मेटल एल्कली मेटल है तो MCO, वैसे कार्बोनेट्स क्या होता है CO3 माइनस, है ना, यही होता है। अगर आपका बाइकार्बोनेट, आपका मेटल क्या है, एल्कली मेटल है, तो M2CO3 वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर आपका मेटल ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, अगर आपका मेटल ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है तो MCO3 बनेगा, है ना, MgCO3। तो ये मेटल क्या है, ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, ये आपके मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल कार्बोनेट्स है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स वैसे थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन एक पॉइंट है, इनकी जो स्टेबिलिटी, बाइकार्बोनेट्स और आपके कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप अगर आप मूव कर रहे हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, सेम जैसे हमने बताया था कि आपके लिथियम हाइड्रोक्साइड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम और ऑक्सीजन सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे अगर आप देखोगे जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, कार्बोनेट्स का साइज बड़ा होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए लार्ज केटायन चाहिए, लार्ज साइज का केटायन आपको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए। लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होता है, वो डिकम्पोज भी कर जाता है और केमिकल रिएक्शन आपको पता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देता है। तो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज क्यों कर जाता है, क्योंकि कार्बोनेट का साइज बड़ा है और लिथियम हमारा छोटू सा है। जब लिथियम छोटू सा है तो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, पुअर बॉन्ड या फिर आप वीक बॉन्ड बोल सकते हो।
तो ये जल्दी से ब्रेक कर जाता है और लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज करता है तो आप जानते हो वो लिथियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, चाहे कार्बोनेट्स हो, चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, चाहे सल्फेट्स हो, चाहे नाइट्रेट्स हो, इन सारे ऑक्सो एसिड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये समझ आया बात? ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। सॉलिबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली पानी में वो डिसॉल्व नहीं होंगे। मोरओवर अगर वो डिसॉल्व होते भी तो केटायन कौन सा बनता, सीजियम पॉजिटिव बनता। सीजियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करते हैं कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, या फिर सल्फेट्स या नाइट्रेट्स की, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज करते हैं। और सॉलिबिलिटी के पीछे का रीजन आप हाइड्रेशन एंथैल्पी भी देख सकते हो। डाउन द ग्रुप केटायन का साइज बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, जनरली जो कार्बोनेट्स हैं वो आपके CO2 में आपके डिकम्पोज कर जाते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप 2 की बात करें तो नीचे आते आते रेडियम कार्बोनेट या फिर बेरियम कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। उनमें इस तरीके से आपकी रिएक्शन अनस्टेबल होते हैं तो वो बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में आपके एग्जिस्ट करते हैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे बेरिलियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी या फिर इनको मेंटेन करने के लिए आप इसे इन CO2 एटमॉस्फेयर में रखते हैं। अब CO2 एटमॉस्फेयर में रखा तो CO2 ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रहती है, तो बेरिलियम कार्बोनेट इसलिए CO2 के एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज CO2 कम है तो रिएक्शन आगे जाएगी, बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाएंगे। अब BCO3 को बचाने के लिए आपको CO2 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसे CO2 एनवायरमेंट में रखा जाता है सो दैट इक्विलिब्रियम बैक साइड पे लाई करे। ठीक है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो आपका कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ऐसी ही बात करते हैं सल्फेट्स की, तो सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल वाइट सॉलिड्स, ये आपको याद रखना है। एंड दे स्टेबल टू हीट, सल्फेट्स भी स्टेबल होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल के तो वाइट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट रेडिली इज सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर है। एंड सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट, जैसे जैसे आप नीचे बेरियम सल्फेट पे आओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि बेरियम सल्फेट ज्यादा आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो सल्फेट्स भी बड़े ग्रुप है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए लार्ज केटायंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी। मोरोवर बेरियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हाईली सॉलिबलाइज होते हैं। देखो बेरियम इज BA और बेरिलियम BE है तो कंफ्यूजन होते हैं इसमें, आपको याद रखना है चीजों को। ठीक है, सो यहाँ पे आप याद रख सकते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम +2 की और मैग्नीशियम +2 की ज्यादा होती है, लैटिस एंथैल्पी से ओवरकम कर जाती है जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम बात करें नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स भी क्या है, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्स, आपके नाइट्रिक एसिड मतलब ऑक्सो एसिड ही हो गया। तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब कार्बोनेट्स नाइट्रेट्स को किस तरीके से बनाते हो, जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं M2CO3 या फिर MCO3 व्हाटएवर इट इज, अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 यहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे आपको नाइट्रेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मेटल नाइट्रेट्स मिल जाते हैं MnO3। अगर आपने ये लिया तो आपने ऑब्वियसली ग्रुप 1 का लिया और आपके ग्रुप 1 में मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, नाइट्रेट -1, तो MnO3 टाइप्स के आपके कंपाउंड बनते हैं। बट कैसे बनते हैं, कार्बोनेट्स को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के। ऐसे ही अगर आप ग्रुप 2 के ले रहे हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर MCO3 आप जनरलाइज करके ले सकते हो। इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, MnO3 होल ट्वाइस। फॉर्मूला अब आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, मेटल नाइट्रेट्स इस तरीके से मिल जाते हैं। मेटल नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बेरियम नाइट्रेट की बात करें तो वो अनहाइड्रस फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि बेरियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी BA की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है तो वो अनहाइड्रस सॉल्ट में ही रहते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो हाइड्रेट्स जो है वो ज्यादा बनते नहीं है और आपकी स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स इंक्रीज करती है और आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स की डिक्रीज करती है। ठीक है, जितने भी आपके नाइट्रेट्स हैं वो जनरली डिकम्पोज कर जाते हैं, आपके मेटल नाइट्राइट्स में डिकम्पोज कर जाते हैं, लेकिन लिथियम नाइट्रेट जो है वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, वो डिकम्पोज करता है इनटू लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ये हमने करा है। लिथियम जो है, लिथियम
ग्रुप 1 से और बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 से इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे। ग्रुप 1 के जो दूसरे नाइट्रेट्स है, ग्रुप 1 के जो दूसरे नाइट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे, मेटल नाइट्राइट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। ये ग्रुप 1 के मेटल्स हैं जहाँ पे आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आ जाते हैं। क्लियर है। बाकी ग्रुप लिथियम फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स जितने भी हैं नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वाली बात होगी। ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स इन वाटर, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी अगेन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयंस हायर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी हमने डिस्कस कर ली नाइट्रेट्स में। अब बस थोड़ा सा टॉपिक और है, इसमें हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, सोडियम और कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। तो फटाफट से ये वाले टॉपिक भी हम यहाँ पे कर लेते हैं और आपके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम इंक्लूड्स, जो आपके सोडियम के कंपाउंड्स है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट्स को इंक्लूड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पढ़ना होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl को पढ़ना होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaHCO3 को पढ़ना होता है। NaCO3, NaCO3 2- ठीक है, Na2CO3, इसके बाद NaOH और NaCl, ये 4-5 आपके सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन, यूसेज और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है। तो पहला सोडियम का कंपाउंड जो है हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं और ये कार्बोनेट जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट की जो प्रिपरेशन होती है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है, उसे हम सॉल्वेज प्रोसेस बोलते हैं। ये ज्यादा पूछा जाता है आपसे सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हो, NaHCO3 बनाते हो। ठीक है, NaHCO3 में अगर आप और अमाउंट ऑफ CO2 पास कर लेते हो तो यहाँ पे आपके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन होती है। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव है, उसमें तो CO2 पास करके ही सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अब एक बात याद रखेंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट में NaHCO3 और Na2CO3 बाइकार्बोनेट्स की और सोडियम कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल मतलब जल्दी से आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये PPT के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट्स अगर आप लेते हैं तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये आपका सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है, इसका PPT नहीं बनता। ऐसे ही आपके दूसरे रुबिडियम और सीजियम का भी PPT नहीं बनता, बट सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप CO2 उसमें पास कर दो तो वहां से आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है ना। पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएं कैसे, तो सबसे पहले आप अमोनिया लेते हैं, उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे, अमोनियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है। अपने को सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट को अगर आप NaCl से रिएक्ट करवा देते हो तो ये Na जो है अमोनिया को रिप्लेस करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अमोनियम जो है Cl- के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो अपने ने क्या बना लिया, सोडियम हम बाइकार्बोनेट बना लिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीटिंग करते हैं और यहाँ पे ना हीटिंग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, ऑब्वियसली हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस रिलीज होती मिल जाएगी। यही आपकी क्या है, सॉल्वेज प्रोसेस है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे अमोनिया, इसको फर्दर हीट करोगे तो अमोनिया आपको मिलेगा, अमोनिया का फर्दर यूज कर सकते हो और यहाँ पे इसमें फिर से रिएक्शन को करवा सकते हो। ठीक है, सो अमोनियम जो है आपका रिकवर हुआ है बाय द प्रोसेस इज ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड। जो आपको मिला है उसको अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और अमोनिया मिलता है, और अमोनिया जो मिलेगा उसका फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप से आपकी सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो और ये वाला जो अमोनियम क्लोराइड आपको मिला है इसको आप फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके अमोनिया को फर्दर यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में। क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद देखिए, इट मे बी मेंशन दैट सॉल्वेज प्रोसेस कैन नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सॉल्वेज प्रोसेस है पोटेशियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करने में काम नहीं आता। द रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे आप अमोनिया बाइकार्बोनेट जो बनाते हो वो आपके PPT के फॉर्म में आता है और उसके अंदर फिर आप NaCl डालते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो PPT के फॉर्म में आता है, लेकिन यहीं पे अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबलाइज हो जाता, तो उसको आप हीट करके पोटेशियम कार्बोनेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर है, सिर्फ आपका अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ही प्रिपेयर हो सकता है सॉल्वेज प्रोसेस से, पोटेशियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपका जो बाइकार्बोनेट है पोटेशियम का वो सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज के बारे में लिख सकते हो। जो सोडियम कार्बोनेट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो आपके डेकाहाइड्रेट फॉर्म में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े होते हैं और इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाता है, ठीक है, ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली जब आप हीट कर रहे हो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो जब आप हीट कर रहे हो तो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, 1 बच जाता है। बट इसको फर्दर 373 केल्विन से ऊपर आप हीट कर रहे हो तो सारे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो जाते हैं और एक भी आपका वाटर मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपका डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहता है आपका, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? ये आपका वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, लॉन्ड्रिंग में, क्लीनिंग में यूज होता है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, बोराक्स, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट भी है फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी है। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड जो हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो आपके घर में किचन के अंदर नमक रखा होता है वही आपका सोडियम क्लोराइड होता है, टेबल सॉल्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है जितना भी आपका सॉल्ट है वो सी वाटर में काफी ज्यादा आपको मिलता है, तो सी वाटर में आप रिवर्स ऑस्मोसिस करवा के NaCl वहां से ऑब्टेन कर सकते हो, क्लियर है। सो आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज में जैसे इंडिया होगी, जनरली जो सॉल्ट आपका ऑब्टेन होता है वो सी वाटर को इवेपोरेट करके होता है, जिसमें से वाटर निकल जाता है और जो बच जाता है उसे हम NaCl बोलते हैं, ठीक है। 50 लाख टन ऑफ सॉल्ट जो है आपका इसी सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस से, सी वाटर की सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। जो क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन होता है। Na ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब जो क्रूड आप पानी, सी वाटर लिया, पानी उड़ा दिया, तो उसके अंदर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। सी वाटर में ये सारे सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डीलिक्विसेंट, वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डीलिक्विसेंट का मतलब क्या है? जो आपका जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो अगर कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे डीलिक्विसेंट बोलते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा नमक को हमेशा टाइट, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट इज जब आपने नमक को खुला छोड़ दिया, ठीक है, खुला छोड़ दिया तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो हम घर में नमक यूज कर रहे हैं उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की होती हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की जो नेचर है वो डीलिक्विसेंट है। आपके जो नमक है उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके नमक को गीला बना देते हैं, उसे हम डीलिक्विसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप ट्राई भी कर सकते हो घर में, ठीक है। सो ये चीज है, क्लियर हो गया। और जब आपका प्योर जब आप नमक सॉल्ट वाटर को, सी वाटर को इवेपोरेट करते हो तो जो भी सॉल्ट बचता है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ NaCl के अलावा सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी इंप्योरिटीज होती है। अब आपको प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना है तो जो क्रूड सॉल्ट है उसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिल्टर करते हैं और आपकी वहां से इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और क्रिस्टल्स ऑफ प्योर NaCl आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस क्रूड या ब्राइन सॉल्यूशन को आप पहले पानी में डाल देते हैं, अगर आपको NaCl उसमें से चाहिए तो पानी में डालते ही जितने भी आपके इम्प्योर सॉल्ट्स हैं उनके आयंस पानी में चले गए, फिर आप फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्टर आउट चीज़ों को फिर आप हाइड्रोजन क्लोराइड से गैस से पास करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है आपके जितने भी Na आयंस है वो Cl- के साथ कंबाइन करके आपको NaCl प्योर फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल एंड NaCl रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड क्योंकि वो सॉल्युबलाइज ज्यादा रहते हैं पानी में, वो सॉल्यूशन में रहते हैं और NaCl आपका फिल्टर आउट कर सकते हो आप इस तरीके से। सोडियम क्लोराइड जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन है। सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना ज्यादा इंक्रीमेंट आपका सॉल्युबिलिटी में होता नहीं, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज यूज इन अ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट की तरह आपका यूज होता है और आपके Na2O2, NaOH या फिर Na2CO3 की प्रिपरेशन में भी वो यूज होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा घोच-पोच हो गया बट कोई बात नहीं, इसको मैं आपको बता ही देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा हम बोलते हैं, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियली कैस्टर सेल्स के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं। ये क्या है मैं अभी आपको बता रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग मर्करी कैथोड एंड अ कार्बन एनोड इज यूज्ड. Sodium metal discharges cathode and combines with mercury to form sodium amalgam and chlorine gases evolved. So basically अगर हम बात करें
बेसिकली अगर हम बात करें फटाफट से देख लेते हैं, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं वो किस तरीके से बनता है। NaCl का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं NaCl का, तो यहाँ से कैथोड पे आपको क्या मिल जाता है, कैथोड पे आपको Na मिल जाता है। Na और अमेल्गम का सॉल्ट यहाँ पे आपको मिलता है, Na और मर्करी का सॉल्ट जिसे हम अमेल्गम बोलते हैं वो आपको मिलता है, और एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती हुई आपको मिलती है, ठीक है। सो सोडियम मेटल जो अमेल्गम आपका बना, NaHg का सॉल्यूशन जो आपको बना, इसको फिर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और NaOH का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी, एक सेकेंड हो जाओ, मैं इसको ना ठीक कर देती हूँ, थोड़ा सा कम क्लमजी लगेगा। अब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपके ये रिएक्शन यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ सो दैट नोट्स में भी आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है, इसको फटाफट से नोट करिए, ठीक करिए। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, मर्करी टू फॉर्म सोडियम अमेल्गम, ठीक है, ये आपका बनता है। साथ के साथ आपका यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरीन गैसेस रिलीज एट एनोड, ठीक है, ये लिखा हुआ था। और नीचे आपकी केमिकल रिएक्शन दिखाई हुई थी, केमिकल रिएक्शन दिखाई हुई थी, जहाँ पे कैथोड पे आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Na बनाता है, और मर्करी इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सोडियम मर्करी बेसिकली अमेल्गम का फॉर्मेशन होता है कैथोड पे। अमेल्गम एक बार कैथोड पे बन गया तो उसको आप पानी से ट्रीट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हो गई, मर्करी अलग और हाइड्रोजन गैस अलग मिल जाती है। और एनोड पे क्या मिलता है, एनोड पे ना आपको यहाँ पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हाफ ऑफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब सही है, बिल्कुल ठीक है, आप इतना थोड़ा सा कर लेना मैनेज, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन मैंने लिख दी और ये आपका सही तरीके से केमिकल रिएक्शन लिख दी। सो अमेल्गम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और इस तरीके से आप कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होते हैं, वाटर के अंदर रेडिली सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। NaOH की अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्लियर हो गया। इसके यूसेज क्या है, इट इज यूज इन योर सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, और इस चीज़ों में यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मॉइस्चराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स में आपका ये यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्टिक सोडा। इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है आपके सोडियम का, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ये जो कॉमन नेम है ना आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, क्योंकि ये आपका जब डिकम्पोज करते हो, जब आप इसको बेक केक्स वगैरह में जब आप इसे यूज करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पे वो कार्बन जब आप हीट करोगे इसे, है ना, हाई टेम्परेचर पे कुकिंग कर रहे हो, तो ये CO2 गैस और वाटर रिलीज करता है और CO2 की वजह से ही बबल बनता है और चीजें फूल जाती है, ठीक है। तो ये आपका केक्स वगैरह में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें अगर आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक और फॉर स्किन इन्फेक्शन, ऑल्सो यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं और बेकिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। चलिए लास्ट पोर्शन है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। सो यहाँ पे कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, स्लेक लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है और लास्ट में सीमेंट पढ़ना है। ये 4-5 कंपाउंड्स है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। CaO इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करने से कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बनता है उसको आप रिमूव करते रहते हो, रिएक्शन आगे चलती रहती है और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है। अब ऑन एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेयर, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को आप एयर में लेके आते हो तो एयर में मॉइस्चर होता है, तो वाटर वो एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। क्विक लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेक लाइम बोलते हैं या फिर इसको हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में वाटर होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन हो जाता है। एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप, स्लेकिंग ऑफ लाइम आपसे पूछ सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बनता है उसमें थोड़े से लम्प्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, उसमें और पानी डालते हैं तो आपका वो लंप ब्रेक करता है और इसी प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्लेक लाइम बोलते हैं। बीइंग बेसिक ऑक्साइड, ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होता है, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे भी रिएक्शन दिखाई थी, जब पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो बेसिक नेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर पे आपका सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। इसका यूज क्या है इंपॉर्टेंट, प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स विद caustic soda from caustic soda. Apart from that, it is employed for purification of sugar and manufacturing of dye stuff. ठीक है, ओके। इसके बाद जो सेकेंड कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्लेक लाइम या फिर इसे लाइम वाटर भी हम बोलते हैं। ठीक है, so calcium hydroxide is prepared by adding water to the quicklime। अभी आपने प्रिपरेशन देखी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो सेम चीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करें तो इसमें पानी डाल के आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, यह अमोर्फस व्हाइट पाउडर होता है। एक्वा सॉल्यूशन, इसको आप देखो ये होता क्या है, ये स्लेक लाइम है। जब आप इसमें और पानी डालोगे तो इसका एक्वा सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, इसके एक्वा सॉल्यूशन को आप लाइम वाटर बोलोगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम होता है, बट इसमें और पानी डाल के आप लाइम वाटर उसे बोलते हो। ठीक है, सो एंड अ सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर हो गया, इसका जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, इसे स्लेक लाइम बोलते हैं, और इसको एक्वा सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं। अब होता क्या है केमिकल रिएक्शंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाता है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपके बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इट प्रेसिपिटेट्स टू फॉर्म योर बाइकार्बोनेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद योर क्लोरीन, मिल्क ऑफ लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही आपका ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मोटार जो सीमेंट में यूज होता है। इट इज यूज फॉर वाइट वॉश ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर। इट इज यूज इन ग्लास मेकिंग। ठीक है, टैनिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर्स में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना थियोटिकल है, आप मुझे बोलोगे कि मैम काफ़ी ज़्यादा थियोटिकल लग रहा है, तो मैंने फर्स्ट डे ही बोला था, फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि बच्चों को एस ब्लॉक समझ नहीं आता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये मत समझना कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको कैसे याद करेंगे। इसको आप 2-3 बार लिख के देख लो, सुबह शाम उठते रोते सोते जैसा भी है उनको लिखते जाओ और सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको, कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थर्ड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। दैट इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो भी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब आपका एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका यहाँ पे कम हमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट, जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आप कर रहे हो इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पास करना चाहिए, अदरवाइज वो वाटर सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको 1200 केल्विन पे आप हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर है, CO2 में डिकम्पोज कर जाता है, ये 2 नीचे आ गया। इट रिएक्ट्स विद, ये केमिकल रिएक्शंस है। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हो कैल्शियम सल्फेट, वाटर और CO2 बन जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद ये आपका बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, फॉर्म्स इन द मार्बल in manufacturing of quicklime. Calcium carbonate along with magnesium carbonate is used for flux in the extraction of metals like iron. ठीक है, इसके बाद स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट is extensively used for manufacturing of a good quality of paper. It is also used in antacids, massive abrasive toothpaste, constituent of chewing gums and filler in cosmetics में भी आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कैल्शियम सल्फेट में अगर हम बात करें, अगर आधा पानी का मॉलिक्यूल लगा हो तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
अगर कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लगे हों, ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लगे हों, तो इसे जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम एक हार्ड मास होता है। आपने देखा होगा पीओपी पाउडर होता है, पाउडर में जैसे ही आप पानी डालते हो तो थोड़ा सा वो मोल्डेबल होता है, उसको आप छोड़ देते हो, ठीक है, थोड़े समय बाद तो वो हार्ड बन जाता है। पीओपी को आप यूज नहीं कर सकते अगर आपने उसको छोड़ दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम से यहाँ पे इसको अगर आप हीट करते हो, जिप्सम को हीट करते हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ पे और आपका मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। 393 केल्विन से ऊपर आप हीट करोगे तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा नहीं, तो अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट ही रहेगा। और अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट को हम डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। इट इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर, ठीक है, ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक मास दैट गेट्स हार्ड इन 5 to 15 मिनट्स में वो हार्ड हो जाता है। हमने करके भी देखा हुआ है, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करा जाता है, ठीक है। बोन फ्रैक्चर या फिर स्प्रेन आ जाए तो वो आपका जो प्लास्टर लगता है वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी उसमें यूज करा जाता है। डेंटिस्ट्री में, ऑर्नामेंटल वर्क्स में एंड फिर मेकिंग ऑफ कास्ट एंड स्टैचूज में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। और जो लास्ट कंपाउंड हमें पढ़ना है कैल्शियम का, दैट इज सीमेंट, ठीक है। सीमेंट जो है आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, हम जानते हैं हर एक बिल्डिंग मटेरियल में आपका सीमेंट यूज होता है और इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वारिड विद द आइल्स ऑफ द पोर्टलैंड, इंग्लैंड। The raw material for manufacturing of cements are limestone and clay. When clay and lime are strongly heated, they fused react to form cement, clinkers, ठीक है। और यहाँ पे the clinkers is mixed with gypsum. gypsum क्यों डाला जाता है आपके सीमेंट में, सो दैट आप उसकी जो यूज करने की टाइम लेंथ है वो इंक्रीज कर सको। सीमेंट में भी सेम स्टोरी, आप ज्यादा पानी डाल देते हो, उसको यूज नहीं करते तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो उसको जल्दी से वो हार्ड ना हो तो सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं, वाइट पाउडर। आपने देखा होगा कि आधा वाइट पाउडर मिला रहे हैं और आधा सीमेंट मिला रहे हैं, सो दैट वो जल्दी से ड्राई ना हो, उसका ड्राइंग प्रोसेस आपका सीमेंट का स्लो हो जाए, तो जिप्सम उसमें मिलाया जाता है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट में यही चीज लिखी हुई है। जब आप सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो आपकी सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है। सेटिंग मतलब हार्ड बन जाता है वो। दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सीमेंट्स, ठीक है, एंड देयर रीअरेंजमेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे चले जाते हैं और वो हार्ड बन जाता है। और जिप्सम का पर्पस क्या है, ऐड करने का, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, मतलब वो जल्दी से हार्ड ना हो जाए इसलिए हम जिप्सम उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमेंट हैज बीन कॉमोडिटी ऑफ नेशनल नेसेसिटी फॉर अ कंट्री टू नेक्स्ट आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील के बाद हम सीमेंट का मोस्ट यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में। इट इज यूज इन कंक्रीट, reinforced कंक्रीट, प्लास्टरिंग एंड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सारे सीमेंट के बारे में। सो आज की क्लास में हमने पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा हो गया है, तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी चैप्टर हो गया। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। आई होप लेक्चर बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।